नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दुर्योधन केवल महाभारत काल में होते हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज के दौर में भी होते हैं, इस समय भी हैं, भारतीय राजनीति में भी हैं। ऐसे तो कई दुर्योधन हैं, एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन आज सिर्फ 3 ऐसे लोगों की बात करूंगा जो आपको महाभारत के दुर्योधन से जिनमें एक समानता नजर आएगी। समानता किस आधार पर? दुर्योधन का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या था जिसको वो अपना सबसे बड़ा सद्गुण मानता था? उसका अहंकार, उसकी हठधर्मिता और कोई भी सही बात, सही सलाह न सुनने की उसकी आदत, और हमेशा अपनी बात को वरीयता देने की आदत। ऐसे तमाम गुण जो उसकी नज़र में गुण थे और अवगुण जो दूसरों की नज़र में थे वो दुर्योधन में था। तो आज भारतीय राजनीति में ऐसे कौन लोग हैं? तो शुरुआत करें तो सबसे ताज़ा व्यक्ति की से ही शुरुआत करनी चाहिए और उनका नाम है अभिषेक बनर्जी। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से लोकसभा के सदस्य हैं। ममता बनर्जी के भतीजे हैं, लेकिन ये परिचय काफ़ी नहीं है। वो दरअसल टीएमसी के सर्वे सर्वा हैं। सरकार वो चलाते थे, पार्टी वो चलाते थे। और आप देखिए कि जैसे ही पार्टी में आए, उनका पदार्पण हुआ। अपने देश में कानून है कि 25 साल से पहले आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अभिषेक बनर्जी 2013 में 25 साल के हुए और उससे 2 साल पहले 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की सरकार पश्चिम बंगाल में बन चुकी थी। यानी जब उनका राजनीति में पदार्पण हुआ तो सरकार उनकी बुआ की राज्य में थी। और 2014 का चुनाव वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद बने। तब से 2014, 2019 और फिर 2024 तीनों चुनाव लड़े, तीनों चुनाव जीते। पार्टी के महासचिव बन गए, यानी नंबर 2 हो गए एक तरह से। एक एजेंसी को ले आए जिसको पार्टी एक तरह से आउटसोर्स कर दिया उन्होंने। पार्टी में अंदर ही अंदर असंतोष जो है ज्वालामुखी के लावे की तरह दहक रहा था, लेकिन बुआ भतीजे ने इसकी कोई परवाह नहीं की। अभिषेक बनर्जी का अहंकार इतना हो गया था कि पार्टी में बड़े से बड़े नेता जो संस्थापक सदस्य थे उनको भी कुछ नहीं समझते थे। उनका अपमान करने में उनको कोई समस्या नहीं होती थी। याद कीजिए दुर्योधन को। दुर्योधन ने, अगर आप पूरा महाभारत आपने पढ़ा हो, तो किसी को सम्मान से संबोधित नहीं किया, किसी का सम्मान नहीं किया। मजबूरी में भीष्म पितामह का सम्मान करना पड़ता था। तो मुझे लगता है कि शायद मजबूरी में ही वो ममता बनर्जी का सम्मान करते थे। जो सबसे डिफाइनिंग मोमेंट मैं कह सकता हूं अभिषेक बनर्जी के अहंकार का है, वो 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने अपनी गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर चुनौती दी थी कि 4 मई की शाम को 5 बजे के बाद देखता हूं कौन तुम्हें तुम्हारा बाप दिल्ली से बचाने आता है। जब वो देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे थे। अहंकार का स्तर देखिए। एक राज्य में जहां उनकी पार्टी की सरकार थी, वहां सिर्फ वो लोकसभा सदस्य थे। उस व्यक्ति का अहंकार देखिए। उनको लग रहा था ये सत्ता उनकी हमेशा के लिए है, ये उनका साम्राज्य है जो उनसे कोई छीन नहीं सकता, उनको कोई हटा नहीं सकता। 4 मई और आज हम जब बात कर रहे हैं तो आज है 16 जून। अब आप सोच लीजिए कि कितने दिन हुए, लगभग 1.5 महीने। 1.5 महीने में हालत ये हो गई है कि पहले सरकार गई, फिर पार्टी गई, विधायक दल गया, फिर संसदीय दल गया। आने वाले दिनों में पार्टी भी चली जाएगी। तृणमूल कांग्रेस का हश्र वही होना है जो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का हुआ। उसमें थोड़ी देर लग रही है, उसका कारण आपको पता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जल्दी में है। उसको मानसून सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। तो अभिषेक बनर्जी का अहंकार इसलिए परवान चढ़ सका कि ममता बनर्जी जो उनकी बुआ हैं, उन्होंने गांधारी की भूमिका निभाई है। वो सब कुछ देख सकती थी, सब समझ सकती थी, लेकिन उन्होंने अभिषेक बनर्जी के मामले में आंख पर पट्टी बांध ली। यहां तक कि
अभिषेक बनर्जी के सामने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपमानित भी करवाया। और ज़्यादा देर की बात नहीं है, अभी 4 मई के नतीजे के बाद जब बात समझ में आनी चाहिए थी, तब भी जब विधायक दल की बैठक बुलाई ममता बनर्जी ने, तो कहा कि सब लोग उठ के स्टैंडिंग ओवेशन दे अभिषेक बनर्जी को। बहुत मेहनत की है अभिषेक ने। अगर आपको खुली आंखों से यह दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी पार्टी की हार में और तमाम कारणों के अलावा एक बड़ा कारण आपका भतीजा अभिषेक बनर्जी है। आपकी पार्टी में असंतोष और विद्रोह के जो स्वर उठ रहे थे उस समय, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बनर्जी है। लेकिन ममता बनर्जी ने उसको देखना नहीं चाहा। जब भी दिखाने की कोशिश की गई, उन्होंने आंख पर पट्टी बांध ली, कान बंद कर लिए। वरिष्ठ नेताओं ने समझाने की कोशिश की, उन्होंने सुनने की जहमत नहीं उठाई। नतीजा आज सबके सामने है और इस बात को ममता बनर्जी अच्छी तरह से महसूस करती हैं, जानती हैं। उन्होंने एक बैठक में कहा भी कि अगर आज मैं अभिषेक बनर्जी को हटा दूं तो ये सब जो बाहर जा रहे हैं सब लौट आएंगे। तब भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कहते पुत्र मोह, पुत्र मतलब आप उसको एक प्रतीक के रूप में समझिए, पुत्र नहीं, उनके भतीजे हैं। पुत्र मोह में जब व्यक्ति अंधा हो जाता है तब उसको वास्तविकता दिखाई नहीं देती है। वही ममता बनर्जी के साथ हुआ। उनकी पार्टी के गुंडे जो कर रहे थे, बल्कि वो जो अपने गुंडों से करवा रही थी, उसको जस्टिफाई कर रही थी लगातार। 2021 के चुनाव नतीजे आने के बाद जो हिंसा हुई व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश में, उसको उन्होंने छोटी मोटी घटना जिस दिन कहा, उसी दिन उनकी विदाई का समय तय हो गया था। 5 साल लोगों ने इंतजार किया पश्चिम बंगाल के। 5 साल लोगों ने अत्याचार सहा ममता बनर्जी और उनके गुंडों का। 5 साल लोगों ने अभिषेक बनर्जी के अहंकार का दंश झेला। और 5 साल बाद मौका मिला 2026 में जब विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने बताया कि वो क्या सोचते हैं तृणमूल कांग्रेस के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में और अभिषेक बनर्जी के बारे में। वो सत्ता चली गई, पार्टी चली गई, लेकिन वो कहावत है कि रस्सी जल गई बल नहीं जाता। तो अभिषेक बनर्जी का अभी वो अहंकार नहीं गया है। अगर आपको लगता हो कि इतनी बड़ी हार से, पार्टी खत्म हो जाने से उनको कोई समझ आ गई है और वो अपना व्यवहार बदलने वाले हैं, तो ऐसा नहीं हुआ। हारने के बाद, सब कुछ हारने के बाद, दुर्योधन को यह समझ में नहीं आया था। अंत में उसके जीवन का अंत हुआ। तो अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक जीवन के अंत की शुरुआत हो चुकी है। अगर किसी को, जो लोग ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन को जिन्होंने देखा है, जानते हैं, ये उम्मीद हो कि ममता बनर्जी फिर से पार्टी को खड़ा कर देंगी, फिर से संघर्ष करेंगी, जमीन पर उतरेंगी, सड़क पर उतरेंगी। ममता बनर्जी भले ही उतर जाए एक बार, अभिषेक बनर्जी में वो न तो हिम्मत है और न वो क्षमता है। उनको जो मिला सब बना बनाया मिला, इसलिए संघर्ष की क्षमता उनके अंदर नहीं है और वो कर भी नहीं पाएंगे। तो आप मान लीजिए कि अभिषेक बनर्जी का जो राजनीतिक जीवन था उसका पटाक्षेप हो गया है। केवल उसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है और वो होगी 2029 में, जब लोकसभा के चुनाव होंगे और वो चुनाव हारेंगे। उस समय तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल की राजनीति से इनकी विदाई हो चुकी है। दूसरे जो दुर्योधन हैं, वो उनको आप कह सकते हैं कि सदाबहार दुर्योधन है। उनका नाम है राहुल गांधी। 2004 में राजनीति में आए, पहली बार चुनाव लड़े, लोकसभा सदस्य बने और 2004 में ही कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बन गई। 10 साल सरकार रही। 2004 और 2026, 22 साल। किसी को भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए 22 साल का समय मिले और वो कुछ ना कर पाए, तो आप समझिए उसमें क्या है। वही हाल राहुल गांधी का है। न तो सरकार के रहते हुए कुछ कर पाए और न सरकार के जाने के बाद, विपक्ष में 12 साल से हैं, तब कुछ कर पाए। तो ऐसे में राहुल गांधी से बाकी सब लोगों ने भले उम्मीद छोड़ दी हो, सोनिया गांधी ने नहीं छोड़ी है।
सोनिया गांधी ने राहुल गांधी की सारी हठधर्मिता, उनकी सारी गलतियों की तरफ से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। वो राहुल गांधी की कोई गलती है ये मानने कोई तैयार नहीं है, तो इसलिए राहुल गांधी में कोई सुधार की उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि जो सबसे नजदीक से उनकी गलतियां देख सकता है, पहचान सकता है और जो उनको टोक भी सकता है, वो केवल और केवल सोनिया गांधी है। लेकिन सोनिया गांधी को उनमें कुछ बुरा दिखता ही नहीं। गांधारी को भी नहीं दिखता था दुर्योधन में। गांधारी ने अगर अंकुश लगाया होता दुर्योधन पर, तो न तो दुर्योधन का वो हश्र होता, न कौरव वंश का होता। सोनिया गांधी ने जो राहुल गांधी पर अंकुश नहीं लगाया, उनको सलाह नहीं दी सही, उसका नतीजा ये होगा कि राहुल गांधी की राजनीति तो खत्म होगी ही। पहले गांधी परिवार की राजनीति खत्म होगी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की। क्योंकि पार्टी बहुत पुरानी है, बहुत बड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी है, देश की नंबर 2 की पार्टी है, इसलिए उसको खत्म होने में समय लगेगा। वो प्रक्रिया धीमी गति से चलेगी, लेकिन वो प्रक्रिया पिछले 12 साल से लगातार चल रही है और उसका नतीजा चुनाव दर चुनाव आपको दिखाई दे रहा है। लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार चुके, राज्यों में एक के बाद एक हारते जा रहे हैं। सिर्फ अभी जीत के लिए एक केरल में जीते हैं, 3 और राज्यों में सरकार है। अगले दौर में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो इनमें से कितने राज्य रह जाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन सब रह जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। तीसरे दुर्योधन हैं तेजस्वी यादव। ये भी 25 साल के हुए तो पार्टी सत्ता में आ गई, गठबंधन की सरकार बन गई। जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन की 2015 में सरकार बनी और पहला चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव जीते और सीधे डिप्टी सीएम बन गए। और इनको लगा कि अब ये हमारा राज कभी जाने वाला नहीं है। ये भी लगने लगा कि अब अगला मुख्यमंत्री मैं बनने वाला हूं। तो जो मुख्यमंत्री जो उनके पिता की उम्र के थे, नीतीश कुमार, उनका अपमान करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और बिहार की जनता को उन्होंने अपनी प्रजा समझ लिया। उनको लगा कि वो राजा हो गए। उसका नतीजा ये हुआ कि 2015 और 2026 11 साल में, सिर्फ 11 साल में, हालांकि बिहार के लोगों ने उनको एक मौका 2020 में भी दिया था। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में बना दिया था आरजेडी को, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उससे लोगों को लग गया कि तेजस्वी यादव के बस का नहीं है। इनको सब कुछ बना बनाया मिला है, इसलिए जो है ये उसकी कीमत नहीं समझते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि अभी जो 2025 में विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें सिर्फ 25 सीटें मिली हैं आरजेडी को, उतनी ही सीटें जिससे तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल सके। तो लगातार गिरावट की ओर है पार्टी। वैसे तो गिरावट की ओर पार्टी 2005 में जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे भाजपा से गठबंधन करके, उसके बाद से ही थी। 2010 में 23 सीट पर सिमट गई थी आरजेडी। अगर 2015 में गठबंधन न किया होता नीतीश कुमार ने आरजेडी से, तो शायद आरजेडी अब तक इतिहास का हिस्सा बन चुकी होती। लेकिन कहते हैं ना, कर्म गति टारे न टरे, तो जो भवितव्य है वो होकर रहता है। तो आरजेडी उसी ओर बढ़ रही है। तो लालू परिवार की राजनीति, तेजस्वी यादव की राजनीति, वो दोनों उस ढलान पे हैं जहां से उनका नीचे गिरना रुकने वाला नहीं है। क्यों? उनके माता पिता ने उनकी जो कारगुजारियां थी उनकी तरफ से अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है। हर दुर्योधन के पीछे उनके माता पिता होते हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। या तो जन्मांध होते हैं, अगर नेत्र वाले होते हैं तो आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। धृतराष्ट्र जन्मांध थे लेकिन समझते सब थे, समझकर भी उस समझने को तैयार नहीं हुए, अंत सामने देखकर भी सुधरने को तैयार नहीं हुए। वही हाल इन तीनों दुर्योधनों के माता पिता का है या अभिभावकों का है, कह लीजिए। उनकी जवाबदेही कम नहीं है इनको दुर्योधन बनाने में, दुर्योधन जैसा बनाने में, दुर्योधन जैसा अहंकार इनका बनाए रखने में। उसके कारण पार्टी, संगठन, सरकार सब चले गए या जा रहे हैं।
और ये लौट कर नहीं आने वाला है इसमें से कुछ भी। तो दुर्योधन किसी भी युग में हो, वो अपनी ही सत्ता का नाश करता है, अपने ही साम्राज्य का विध्वंस करता है। ये बात सभी दलों को, सभी नेताओं को याद रखनी चाहिए कि डेमोक्रेसी में भी यही होता है। केवल राजशाही में ऐसा होता रहा हो, ऐसा नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।